हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शंकर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट लर्न 98 पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए आने वाली परीक्षाएं जैसे यूपीपी, बिहार, जो शिक्षक भर्ती है और बिहार की जो पुलिस है, इन सब में आने की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे हैं जो 51 क्वेश्चन लेके आए हैं। ये हमारे चैनल का नाम है टारगेट लर्न 98। आप इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। यानी जो इंडिया में, भारत में संविधान सभा गठित हुई उसका आधार क्या था, इसमें पूछा हुआ। तो इसका ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन बी है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों का प्रस्ताव। इसमें पूछा है किस कारण मतलब कि संविधान में संविधान सभा का गठन हुआ। तो इसका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सेकंड नंबर पे। सेकंड क्वेश्चन में पूछा हुआ है, भारत के संविधान का प्रस्तावना में निम्न में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था। इसमें पूछा है जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ऐसा उसमें कौन सा शब्द है जो नहीं जोड़ा गया था। इसमें पूछा कौन सा शब्द है, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गरिमा या निष्ठा। तो इसका सही ऑप्शन है गरिमा। गरिमा शब्द का ये 42वें संविधान संशोधन के 76 में जो हुआ 1900, उसमें यह गरिमा शब्द का उल्लेख नहीं था। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें पूछा हुआ है, नागरिक समता का आशा है, यानी नागरिक समता जो है, हर एक नागरिक समान है, इसका आशा क्या है। इसमें ऑप्शन ए है कानून के समक्ष समता, अवसर की समानता, धन के समान वितरण, ऑप्शन डी है राज्य के मामले में भागीदारी का समान अधिकार। इसका तीसरे का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका क्या होगा, कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून के समक्ष हर एक व्यक्ति समान है। हो गया नागरिक समानता का अर्थ हो गया कानून के समक्ष समता। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्न पर आधारित है। इसमें पूछा जो हमारी प्रस्तावना है वह किस पे आधारित है। ब्रिटिश संविधान पे, आयरिश संविधान से, भारत सरकार अधिनियम 1935 या उद्देश्य संकल्प या जो उद्देश्य प्रस्ताव था उस पर आधारित है। तो इसका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, उद्देश्य प्रस्ताव। जो हमारी प्रस्तावना है उसका उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। अगर आपसे पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से वह क्या है जो अधिकार नहीं है। इसमें पूछा हुआ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार वह कौन क्या है अधिकार है जो अधिकार नहीं। सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, शोषण से संरक्षण या शिक्षा। इसमें हो जाएगा रोजगार। ऑप्शन बी है जो ये राइट हो जाएगा, मतलब ये हमारी अधिकार नहीं है कि रोजगार। बाकी सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है, शोषण के संरक्षण का अधिकार है और शिक्षा का अधिकार है, पर रोजगार का मतलब हमारी मौलिक अधिकार या अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। इसमें पूछा किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्न में से किसको है। मतलब एक जज को दूसरे न्यायालय के जज में, एक न्यायाधीश के एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का अधिकार किसके पास है। तो ऑप्शन ये है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, भारत के राष्ट्रपति, भारत का विधि मंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला सेकंड वाला सही हो जाएगा, ना भारत के राष्ट्रपति। यह अधिकार किसको है, भारत के राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति एक न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संसद के दो सत्रों के बीच निम्न में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है। यानी दो संसद के जो सत्र चलते हैं उन दो सत्रों के बीच के मैक्सिमम कितने टाइम का गैप हो सकता है या कितने समय का। इसमें ऑप्शन है 4 माह, 6 माह, 8 माह या 9 माह। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी 6 माह। एक सदन के एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच का गैप मैक्सिमम 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, 6 महीने मैक्सिमम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। इसमें पूछा शिक्षा का विषय है, यानी शिक्षा जो है
वह किस विषय में, राज्य सूची, संघ सूची या समवर्ती या अवशिष्ट, इन 4 सूचियाँ जो हैं इसमें किसमें ये शिक्षा का विषय शामिल है? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची या अवशिष्ट विषयों में। तो शिक्षा का विषय किसमें शामिल है? तो ये समवर्ती सूची, यानी सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। शिक्षा का विषय किस पे है? तो समवर्ती सूची में, यानी इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? यानी जो राज्यसभा है उसमें जो सदस्यों की अधिकतम मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है अगर आपसे पूछे तो 250 हो सकती है। पर इसमें पूछा है निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो 238 होगी। इसका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 238 सदस्य होंगे निर्वाचित और 12 सदस्य होंगे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। तो ये मिलाकर टोटल मैक्सिमम संख्या 250 हो सकती है, पर निर्वाचित 238 और 12 सदस्य ये मनोनीत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, इसमें पूछा हुआ है हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? यानी वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? इसका ऑप्शन है मंत्रिपरिषद द्वारा, संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा। इसका क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला, यानी राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। हर एक 5 साल पे राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और यह किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख किया गया है वित्त आयोग का। क्वेश्चन नंबर 11 है, संसद दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? यानी संसद दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाता है या बुला सकता है, बुलाया जाता है? इसका ऑप्शन ए है केवल राष्ट्रीय आपात की स्थिति में। ऑप्शन बी है जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन का द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए। ऑप्शन सी है एक सदन द्वारा अनुमोदित कर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए। ऑप्शन डी है जब एक सदन द्वारा पारित कोई विधेयक या कर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जब एक सदन द्वारा पारित कोई विधेयक या कर दूसरे द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, मतलब अगर लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में नहीं पास हुआ, तो इसको संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक विलंबित किया जा सकता है? यानी जो राज्य की विधानसभा है और राज्य में विधान परिषद है, इन दोनों द्वारा जब राज्य विधानसभा द्वारा पारित कोई विधेयक है और विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितने समय तक विलंबित, मतलब उसको टाला जा सकता है? 1 महीना, 6 महीना, 3 महीना या 4 महीना। क्वेश्चन 12 का डी वाला ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 12 का डी वाला ऑप्शन सही जगह, यानी 4 महीना, मैक्सिमम 4 महीने तक विलंबित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, इसमें पूछा हुआ है भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है जब, मतलब यानी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जाता है पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है राज्य का मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे, या राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए, या सी है चुनाव की घोषणा कर दी जाए। ऑप्शन डी है राज्य का शासन संविधान के अनुसार ना चलाया जा सके। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, यानी राज्य का शासन जब संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, भारत सरकार से राज्यों के आंतरिक संसाधन संविधिक कहलाते हैं। वह हैं, भारत सरकार के राज्यों में आंतरिक संसाधन संविधिक कहलाते हैं यदि ऋण के रूप में हो, योजना आयोग की सिफारिश पर हो, वित्त आयोग की सिफारिश पर हो, अनुदान के रूप में हो। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा आपसे, आंतरिक संसाधन, राज्यों के आंतरिक संसाधन क्या कहलाते हैं? तो इसका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, पूछा कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 14 का? ऑप्शन सी वाला, यानी वित्त आयोग की सिफारिश पर हो। भारत सरकार के राज्यों के आंतरिक संसाधन संविधिक कहलाते हैं यदि वे वित्त आयोग की सिफारिश पे हो तो। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा हुआ, आज़ादी पूर्व निम्न में से किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? यानी जब 1947 के पहले कौन सा राज्य था जो पंचायती राज को अपनाया था? आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात। क्वेश्चन नंबर
2015 में पूछा हुआ कौन सा राज्य था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिहार। ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा। आज़ादी से पूर्व पूछा हुआ सबसे पहले पंचायती राज बिहार ने अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा हुआ है, भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। यानी संसद जो है वह किसी राज्य के नाम में, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है। पूछा हुआ सामान्य बहुमत द्वारा, पूर्ण बहुमत द्वारा, मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत द्वारा, या मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और सदस्यों की कुल संख्या के पूर्ण बहुमत द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ये वाला ऑप्शन सही होगा, साधारण बहुमत से। अगर संसद किसी राज्य के नाम में उसके सीमा में परिवर्तन करता है तो वह संशोधन नहीं माना जाता है, क्योंकि वह सामान्य बहुमत से पारित होता है, यानी 2/3 2/3 बहुमतों से। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। यानी इसमें पूछा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। इसके ऑप्शन है 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद संसद द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सर्वसम्मत सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की सिफारिश द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी वाला सही होगा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा। यानी संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य कोई है तो उसकी सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच करेगा, उसके बाद राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा कि उसको हटा दिया जाए। इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने। इसमें पूछा हुआ है कि भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है। यानी कोई विधेयक संसद द्वारा तो प्रवर समिति को कब भेजा सकता है, प्रथम वाचन के बाद, द्वितीय वाचन के बाद, दूसरे वाचन के दौरान समान चर्चा के बाद, या अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, अध्यक्ष के विवेक के किसी भी अवस्था में तो उसके प्रवर समिति को भेज सकता है। जो अध्यक्ष होते हैं, जो संसद का यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष है, उसके विवेक पे ये है कि अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में प्रवर समिति को संसद द्वारा भेजा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, जिसमें पूछा हुआ है भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है। यह राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है संविधान, संसद और राज्य विधानसभाएं, और ऑप्शन डी है हम लोग अर्थात जनता। तो इसका सही ऑप्शन होगा हम लोग अथवा जनता। ये भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है, तो हम लोग हैं और यहाँ की जनता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। इसमें पूछा हुआ है एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितनी अवधि तक काम करता है। यानी कोई जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश बनता है तो कितने समय के लिए बनता है, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 9 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए। तो इसका सही ऑप्शन सी वाला हो जाएगा 9 वर्ष के लिए। कितने समय के लिए, तो 9 वर्ष के लिए वो बनता है। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्न में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है। इसमें पूछा कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद है जो आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है। अनुच्छेद 32 और 226, अनुच्छेद 350, 351, अनुच्छेद 352, 356, 360, अनुच्छेद 335, 336, 337। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वाला, यानी अनुच्छेद 352, 356 और 360 है जो ये आपातकालीन उपबंधों के से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। इसमें पूछा हुआ है संसद सदस्यों को देय वेतन और भत्ते का निर्णय किया जाता है। जो संसद के सदस्य हैं उनके वेतन और भत्ते का निर्णय किया जाता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा, संसद द्वारा, वित्त आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 का है कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वाला, संसद द्वारा। संसद के सदस्यों को वेतन और भत्ता का निर्णय कौन लेता है, तो संसद स्वयं लेती है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। इसमें पूछा हुआ है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था। इसमें पूछा हुआ कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था। इसका सही ऑप्शन होगा आर्टिकल 370, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
जो अब समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? यानी इसमें पूछा संसद के दोनों सत्रों का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वाला, यानी राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि संसद के दोनों सदनों को सत्रावसान कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें पूछा निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किसने अपनाई थी? जो भारतीय राज्य है उसमें सबसे पहले 3 स्तर का पंचायती राज प्रणाली किसने अपनाया था? आंध्र प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी वाला, यानी राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायत का अपना वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान था। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें पूछा हुआ सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? यानी सामाजिक न्याय, इसमें पूछा हुआ सामाजिक न्याय का उद्देश्य का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 15 में या उद्देशिका प्रस्ताव में? तो सामाजिक न्याय का उल्लेख कहाँ पे है? तो उद्देशिका में है या प्रस्तावना। ऑप्शन डी वाला राइट हो जाएगा। इसमें कहा गया कि हर एक नागरिक को सामाजिक न्याय दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें पूछा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्न में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? यानी इसमें अगर किसी राज्य में 352 लागू है, अनुच्छेद 352 अगर लागू आपात स्थिति के दौरान पूरे भारत में अगर अनुच्छेद 352 का लागू किया गया है तो उसके दौरान निम्न में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? राज्य के नीति निष्कर्ष सिद्धांत, संशोधन प्रक्रियाएं, मूल अधिकार या न्यायिक समीक्षा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वाला, मूल अधिकार। यानी हमारे जो मूल अधिकार हैं अगर ये कहीं पर 352 लागू होता है तो ये निलंबित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस आय तक के बच्चों को किसी फैक्ट्री या खतरनाक काम में नियुक्त करने की मनाही है? इसमें पूछा हुआ किस आय तक के बच्चों को, अनुच्छेद जो 23-24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसमें अनुच्छेद 24 है, उसके ये उसी का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस आय तक के बच्चों को किसी फैक्ट्री या खतरनाक काम में नियुक्ति करने की मनाही है? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष के बच्चों को। तो इसका सही ऑप्शन होगा 14 वर्ष। इसमें कहा कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी फैक्ट्री या खदानों में नहीं लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें पूछा है गोवध यानी गाय हत्या, गोवध पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार कहाँ निहित है? यानी गौवध पर केंद्र सरकार को कोई कानून बना सकता हुआ किस भाग में उसका उल्लेख किया गया है? प्रविष्ट 17, अनुसूचित 7 या सूची 3 में पशु पर क्रूरता निवारण या अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ या ऑप्शन सी है आपातकालीन शक्तियाँ या ऑप्शन डी है नीति निष्कर्ष सिद्धांतों में अनुच्छेद 48। तो इसका सही ऑप्शन होगा नीति निष्कर्ष सिद्धांतों के अनुच्छेद 48 में इसका उल्लेख किया गया कि गौवध पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, इसमें पूछा हुआ है नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपबंध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? मतलब इसमें पूछा नौकरियों में आरक्षण और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए जो आरक्षण उपलब्ध है वह किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 49 और अनुच्छेद 19। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वाला, यानी अनुच्छेद 16 में कहा गया है। किसमें? तो अनुच्छेद 16 में। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने, इसमें पूछा हुआ है यदि चुनाव आयोग इस बात से संतुष्ट है कि कोई उम्मीदवार चुनाव खर्च का लेखा जोखा प्रस्तुत करने में विफल रहा है तो वह कितनी अवधि के लिए उसे सदस्य बनने या निर्वाचित सदस्य के बने रहने के लिए आयोग घोषित कर सकता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष? तो इसका सही ऑप्शन है 3 वर्ष के लिए। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। उसको 3 वर्ष के लिए आयोग घोषित कर सकता है कौन? चुनाव आयोग, अगर कोई अपना लेखा जोखा सही से
नहीं बताता है तो। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है, 32 है। संविधान के किस उपबंध में केंद्र सरकार को वस्तु और सेवा कर जीएसटी लगाने का अधिकार दिया? सूची 1 अनुच्छेद 7 में, सूची 3 अनुसूची 7, अनुच्छेद 246 या आपातकालीन शक्तियाँ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 246 के तहत। अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र सरकार को जीएसटी लगाने का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें पूछा निम्न में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? इसमें जो अधिकार ये दिए हैं 4 अधिकार, इसमें से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, कानून के सामने समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वाला, कानून के सामने समानता का अधिकार। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका राजनीतिक अधिकार है कानून के सामने समानता का अधिकार, ये राइट है। क्वेश्चन नंबर 34 है, इसमें पूछा न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? न्यायपालिका जो है उसका मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना, कानून का निष्पादन, कानून का न्याय निर्णय, कानून को लागू करना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, यानी कानून का न्याय निर्णय करना। जो कानून है उसका सही से निर्णय देना। क्वेश्चन नंबर 35 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का भुगतान किया जाता है। इसमें पूछा सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका वेतन भत्ते कहाँ से दिया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक से, भारत की आकस्मिक निधि से, भारत के संचित निधि से, या वित्त आयोग से। इसका सही ऑप्शन होगा भारत के संचित निधि से। ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा। जितने भी संवैधानिक पद हैं उनका वेतन जो है भारत के संचित निधि से दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, इसमें पूछा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है किस चीज़ का? कानून की समान सुरक्षा की, कानून के सामने समानता की, आर्थिक संसाधनों के समान वितरण की, कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा की। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन डी वाला राइट हो जाएगा, कानून के सामने समानता और कानून के समान सुरक्षा। ये डी वाला ऑप्शन का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीयों में संविधान का अनुच्छेद 19 का प्रावधान है। भारतीयों में संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, यानी जो संविधान का अनुच्छेद भाग 3 का अनुच्छेद 19 में है वह किस चीज़ का कौन सी स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, किस प्रकार की? 6 स्वतंत्रताओं को, 7 स्वतंत्रताओं को, 8 स्वतंत्रताओं को, 9 स्वतंत्रताओं को। तो इसका सही ऑप्शन होगा 6 स्वतंत्रताओं को। ऑप्शन ए वाला राइट हो जाएगा। पहले हमारे 7 थे जो, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुरक्षित किए गए हैं? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शैक्षणिक और सांस्कृतिक आधार पर। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन सी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें कहा है मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए जाते हैं? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? मतलब इसमें पूछा किस आधार पर राज्य भेदभाव कर सकता है? जन्म स्थान पर, प्रजाति पर, भाषा पर, जाति पर। तो इसका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा भाषा पर। भाषा पर भेदभाव नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? इसमें पूछा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो हैं उनको कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, संसद, संघीय मंत्रिपरिषद, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका 40 नंबर का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 41 है, राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है? इसका सही ऑप्शन है पहले, सभी राज्यों की समानता पे, जनसंख्या के आधार पे, राज्य के विकास के स्थिर के आधार पर, जनसंख्या एवं विकास के आधार पे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये बी वाला, जनसंख्या के आधार पे। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किस आधार पर उनको दिया गया? तो जनसंख्या के आधार पे। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है, ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए जिसे मतलब गुम या हिरासत में होने की शंका हो, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निकट में कौन से रिट मांग सकते हैं? अगर किसी व्यक्ति को हमने किडनैप कर लिया है या गिरफ्तार कर लिया है, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किए हैं, तो उस पर कौन सी रिट जारी की जाती है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण या उत्प्रेषण। इसका सही ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जिससे बंदी बनाया गया उसको प्रत्यक्षीकरण उसको सामने लाया जाए। क्वेश्चन नंबर 43 है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? यानी संसद को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति, विपक्ष के नेता की सहमति से मंत्रिमंडल, संसद के दोनों सदनों के संकल्प द्वारा, या कोई भी नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए वाला, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है या संसद को भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, एमिकस क्यूरेई कौन होता है? एमिकस क्यूरेई कौन होता है? मुकदमेबाजी में किसी अंतरायक का वकील, न्यायालय का मित्र, जनहित में मुकदमा लड़ने वाला, प्रतिवादी का वकील। जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वाला, न्यायालय का मित्र होता है उसे एमिकस क्यूरिएई कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होना चाहिए? यानी संसद में जो विपक्ष की पार्टी बनती है उसके विपक्ष में बनने के लिए कितने परसेंट या कितने उम्मीदवार होने चाहिए? अब कुल सदस्य संख्या का 1/3 होना चाहिए, कुल सदस्य संख्या का 1/4 होना चाहिए, या कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग होना चाहिए, या कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन डी है, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। अगर मान लीजिए 500 सदस्य हैं तो उसका 1/10 मान लें 50 सदस्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है, इसमें पूछा हुआ है, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य, यानी उच्चतम न्यायालय का पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? यानी जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो अपने निर्णय को पुनरीक्षण कर सकता है, मतलब तो उसका क्या अर्थ है? स्वयं अपने निर्णय को पुनरीक्षण करना, देश में न्यायपालिका के कामकाज का पुनरीक्षण करना, कानूनों की संवैधानिक वैधता पर परीक्षण, संविधान का आवधिक पुनरीक्षण। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन सी वाला सही है, कानून के संवैधानिक वैधता का परीक्षण करना, ये उसके न्यायिक पुनरीक्षण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने, इसमें पूछा हुआ है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? यानी हमारे संविधान में अल्पसंख्यक जो वर्ग के लोग हैं उनको किस आधार पर मान्यता दी गई है? धर्म, जाति, कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात या रंग। तो इसका सही ऑप्शन होगा धर्म के आधार पर। हमारे यहाँ अल्पसंख्यक वर्गों को किस आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा देगा? धर्म के आधार पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, इसमें पूछा, भारत में संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कब शुरू हुआ? यानी संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल का शुरुआत कब से हुई? 1952 से, 1962 से, 1972 या 1982। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1962 से। 1962 से संसद में शून्यकाल की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 49 है, लेखा अनुदान का अर्थ है, लेखा अनुदान का क्या अर्थ है? इसका ऑप्शन है, विनियोजन विधेयक पर विधायी स्वीकृति, वित्त विधेयक पर विधायी स्वीकृति,
CAG द्वारा प्रस्तुत कैग द्वारा प्रस्तुत लेखा तथा लेखा परीक्षा का रिपोर्ट पर विधायी स्वीकृति, या विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांग के संबंध में व्यय करने की विधायी स्वीकृति। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। यानी विनियोजित विधेयक के पारित होने तक, जब से कोई विधेयक जब पारित हो रहा है, धन विधेयक मान लीजिए, तो उसके जब तक पारित नहीं हुआ उस पर जितना खर्चा आता है तो उसी को लेखानुदान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को किस प्रक्रिया द्वारा निरस्त किया गया था? यानी जो 2019 में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किया गया, वह किस संविधान संशोधन के तहत या किस आदेश के तहत उसको समाप्त किया गया? इसका ऑप्शन है राष्ट्रपति के आदेश पर, 105वां संविधान संशोधन, या 107 संविधान संशोधन, या 108वां संविधान संशोधन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी राष्ट्रपति के आदेश से इसको समाप्त कर दिया गया अनुच्छेद 370 को, प्रावधानों को। आज का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 51 है। इसमें पूछा हुआ है, राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्न में कौन सक्षम है? यानी राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति, सभापति, या राज्यसभा, लोकसभा, या कोई नहीं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। आज की वीडियो में हमने 51 क्वेश्चन लेकर आते हैं पॉलिटी से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद वॉचिंग माय वीडियो। इसका कमेंट करके जरूर इसका आंसर बताएं।